लव यू बच्चों। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल राहुल सरबार त्रिवेदी। तो बच्चों आज फिर हम लोग कल की क्लास के बाद भीम बैच में, लेकिन आज भीम गायब है, कल वाले में भीम था। द लिविंग वर्ल्ड के अंतर्गत आज टेस्ट देंगे, यानी डीपीपी या एमसीक्यू 1 के अंतर्गत। चलिए सभी लोग तैयार हो जाइए आंसर टाइप करने के लिए। और आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन ये है हमारे पास, रीजनरेशन कैन बी ऑब्जर्व्ड इन। आज की क्लास की सबसे खास बात, पहली बार हिंदी में क्वेश्चन कराए जाएंगे। अब आप सोच रहे हो कि सर दिख रहा सामने अंग्रेजी में, आप कह रहे हो हिंदी में। अरे देख रहा आप हिंदी में है सब कुछ। रीजनरेशन कैन बी ऑब्जर्व Regeneration can be observed in fungi, planaria, hydra. More than one option is correct. देखिए रीजनरेशन का मतलब ये होता है पुनरुद्भवन। हिंदी में इसे क्या बोलेंगे हम लोग? पुनरुद्भवन। सबसे पहली बात की रीजनरेशन या पुनरुद्भवन क्या होता है? जब भी किसी जंतु को किसी भी स्थान से काटने पर यदि उसका कटा हुआ भाग फिर से नए जंतु को बना लेता है, उसे हम रीजनरेशन कहते हैं। चलिए लगाइए आंसर लगाइए। इसका बेटा सही आंसर है 4। अब आप कहोगे कि हमने प्लेनेरिया पढ़ा था, वो भी सही था, लेकिन हाइड्रा भी सही है बेटा। इसका प्लेनेरिया और हाइड्रा दोनों में रीजनरेशन पाया जाता है। हाइड्रा का नाम जो हाइड्रा पड़ा, अब्राहम ट्रम्बले ने हाइड्रा की खोज की थी। उन्होंने क्या किया, उसको काट दिया तो 2 हाइड्रा बन गए, फिर काट दिया तो 4 मुंह वाला हाइड्रा बन गया, फिर काट दिया तो 7 मुंह वाला हाइड्रा बन गया। तो ग्रीक की पौराणिक कथाओं में जैसे अपने यहां शेषनाग होते हैं ना, कई फन वाले, ऐसे उनके यहां 7 फन वाला एक सर्प होता था जिसका नाम हाइड्रा होता था। उसी के नाम पर इन्होंने इसका नाम अब्राहम ट्रम्बले ने हाइड्रा रखा। तो कहने का मतलब यह था कि उस हाइड्रा ने 7 मुंह कैसे बना लिए? 7 मुंह बना लिए रीजनरेशन से, 7 मुंह बना लिए पुनरुद्भवन से। बात समझ में आ गई? चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखा, मैंने कहा था हिंदी में क्वेश्चन होंगे आज। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सजीवों को निरपराध रूप से निर्जीव वस्तुओं से उनकी निम्न क्षमता के आधार पर अलग किया जा सकता है या विभेदित किया जा सकता है? ये क्वेश्चन AIPMT 2007 में पूछा गया बेटा। चलिए देखते हैं। कुल मिलाकर उसने ये पूछा है कि सजीव और निर्जीव में अंतर बताइए। वृद्धि तथा चलन में, चेतना में, वातावरण के साथ अनुक्रिया तथा निरंतर विकास में, जनन में। जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं बेटा। देखो क्या लिखा हुआ, सजीवों को निरपराध रूप से
निर्जीव वस्तुओं से उनकी निम्न क्षमता के आधार पर विभेदित किया जा सकता है। पहले ऑप्शन की अगर बात करें तो वृद्धि और जनन दोनों में अपवाद है। इस निरपवाद का मतलब है अपवाद। जैसे वृद्धि निर्जीवों में होती है, बालू के ढेर, पहाड़, दीवार पे ईंटें लगा के बड़ा कर दो, कल मैंने बताया था क्लास में। कील के द्वारा कई चीजों को हम आपस में जोड़ देते हैं। तो सजीवों के साथ साथ निर्जीवों में भी वृद्धि होती है। सजीव चलते हैं तो निर्जीव भी चलते हैं, इसलिए इन दोनों कैरेक्टर में विवाद है। अब अगर चेतना की बात करें, कॉन्शियसनेस की बात करें, तो बुद्धि, विचार, चेतना, स्मरण ये केवल सजीवों का बिना किसी अपवाद का लक्षण है। ये लक्षण केवल सजीवों का है, निर्जीवों में ये चीज नहीं पाई जाती। सही आंसर बेटा होगा सेकंड। क्लियर हुआ? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, जनन वृद्धि का समानार्थी है। रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ बोथ आर साइमल्टेनियस इन द अधिकांश कवकों तथा प्लेनेरिया में, मोस्टली फंगस एंड इन प्लेनेरिया। सेकेंड ऑप्शन है डेस्माइड, डायटम्स एंड प्रोटोजोन्स। थर्ड है साइनोबैक्टीरिया, फंगस एंड मॉसेस। फोर्थ है मॉसेस, एल्गी एंड हाइड्रा। आज उल्टा हो गया। रोज यहां पर आपको इंग्लिश दिखती थी, हिंदी बोलता था। आज यहां पर आपको हिंदी दिखेगी और इंग्लिश बोली जाएगी। ध्यान से समझेंगे बात को। बी सेइंग टू यू वंस अगेन, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ बोथ आर साइमल्टेनियस इन मोस्टली फंगस एंड प्लेनेरिया, डेस्माइड, डायटम्स एंड प्रोटोजोन्स, साइनोबैक्टीरिया, फंगस एंड मॉसेस, मॉसेस, एल्गी एंड हाइड्रा। जल्दी बताएं, आंसर टाइप करें बेटा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आज देर मत लगाओ, फटाफट भेजो, फटाफट। 11th लेवल के क्वेश्चन है। सही आंसर है बेटा इसका सेकंड। और सही आंसर सेकंड होने का कारण यह है, इसमें चूंकि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन both are simultaneous in monocellular। एक कोष की सजीवों में होता है। अब पहला सेट हम अगर देखें तो फंगस बहुकोष की है, प्लेनेरिया, प्लेटिहेल्मिन्थस का ये भी बहुकोष की है। दूसरा सेट देखें तो डेस्माइड, डायटम्स एंड प्रोटोजोन्स सारे के सारे प्रोटिस्टा के हैं और प्रोटिस्टा के अंतर्गत मोनोसेलुलर आते हैं। साइनोबैक्टीरिया मोनोसेलुलर है, लेकिन फंगस और मॉसेस क्या है, ये मल्टीसेलुलर है। मॉसेस, शैवाल और हाइड्रा तीनों मल्टीसेलुलर है। एक कोष की सजीवों में कोष का विभाजन और प्रजनन दोनों एक दूसरे के समानार्थी होते हैं। और यहां पर हम देख रहे हैं कि डेस्माइड, डायटम्स और प्रोटोजोन्स सभी के सभी एक कोष की है। तो इसका सही आंसर होगा बेटा सेकंड। चलिए बात करते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, सजीवों के एक अभिलक्षण के रूप में वृद्धि के लिए सही कथन का चयन करिए। सजीवों के एक अभिलक्षण के रूप में ग्रोथ के लिए सही कथन का चयन करिए। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ग्रोथ एज अ लिविंग कैरेक्टर।
पहला है द्रव्यमान बढ़ने से वृद्धि होना केवल प्रोकैरियोटिक जीवों का निश्चित लक्षण है। निर्जीव वस्तुएं शरीर का द्रव्यमान बढ़ने से वृद्धि नहीं दर्शाती हैं। आंतरिक वृद्धि सभी सजीवों का विलक्षण है। बहुकोषीय जीवों के लिए वृद्धि बाह्य तथा आंतरिक हो सकती है। चलिए बताइए, आंसर बताइए, जल्दी से बताइए आंसर। देखिए बच्चों, इसका सही आंसर जो है थर्ड है। द्रव्यमान बढ़ने से वृद्धि होना केवल प्रोकैरियोटिक जीवों का निश्चित अविलक्षण है, ऐसा नहीं, सभी जीवों का विलक्षण है। यहां पर जो प्रोटोजोन्स लग गया, केवल ये वाली बात यहां पे गलत हो गई। दूसरा, निर्जीव वस्तुएं शरीर का द्रव्यमान बढ़ने से वृद्धि नहीं दर्शाती हैं। दर्शाती हैं। द्रव्यमान कहीं भी बढ़ेगा वृद्धि होगी। या सजीव निर्जीव से कोई मतलब ही नहीं रह गया। अब ये क्यों सही है बेटा? क्योंकि हमेशा कल आपको मैंने, या पहले भी आपने पढ़ रखा होगा, कभी भी पढ़ा है कि लिविंग ग्रोथ इज द ऑलवेज इंट्रिंसिक। हमेशा सजीव में होने वाली वृद्धि आंतरिक होती है। जो सेल के अंदर होने वाली मेटाबॉलिक रिएक्शन का सम टोटल कह सकते हो आप। सजीवों में होने वाली वृद्धि आंतरिक होती है, इरिवर्सिबल होती है और मेटाबॉलिक रिएक्शन या उपापचयी अभिक्रियाओं का परिणाम होती है। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। बात को समझ गए होंगे। बात करते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सभी सजीवों का लक्षण नहीं है? ये चार कैरेक्टर आपके सामने लिखे हैं, चारों सजीवों में पाए जाते हैं। आप भी जानते हो, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ कॉन्शियसनेस और केवल कॉन्शियसनेस। इनमें से सभी सजीवों का लक्षण कौन सा नहीं है? मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ कॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस। सभी सजीवों का कौन सा लक्षण नहीं है? मेटाबॉलिज्म सभी में होती है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सभी में होता है, कॉन्शियसनेस सभी में होती है, सेल्फ कॉन्शियसनेस केवल ह्यूमन बीइंग्स में पाई जाती है। only found in human। जहां पर कॉन्शियसनेस एनसीईआरटी में लिखा, सबसे लास्ट लाइन को अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको यह बात पता चल जाएगी कि सेल्फ कॉन्शियसनेस या स्वचेतना केवल मनुष्य को ही ईश्वर ने दी और किसी को नहीं दी। क्लियर हो गया? क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म सभी में है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सभी में होता है बेटा, कॉन्शियसनेस सभी में होती, कोई भी सजीव हो सभी में ये तीन घटनाएं होती। सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है, स्वचेतना जो है, वो केवल बेटा कहां पाई जाएगी? ह्यूमन बीइंग्स में, मनुष्य में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, संवेदनशीलता है। Consciousness is a
ग्रोथ कैपेसिटी, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों को अनुभव करने की क्षमता, सूर्य के प्रकाश को अभिग्रहण करने की क्षमता, रिसीविंग ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस या कैपेसिटी ऑफ रिसीविंग ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस, यहां पर रिसीविंग ऑफ सनलाइट। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। देखिए, संवेदनशीलता हम कहते किसे हैं? हमारे चारों तरफ के वातावरण में होने वाले विशिष्ट प्रकार के परिवर्तनों को शरीर के द्वारा रिसीव करना और उन पर अभिव्यक्ति व्यक्त करना, रिस्पॉन्ड करना, इसे हम कहते हैं कॉन्शियसनेस, संवेदनशीलता। रिसीविंग ऑफ स्टिमुली और उन पर रिस्पॉन्स को व्यक्त करना क्या कहलाता? कॉन्शियसनेस। अकॉर्डिंग टू दिस राइट आंसर थर्ड होगा बेटा। पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों को अनुभव करने की जो क्षमता होती है उसे हम कॉन्शियसनेस या संवेदनशीलता कहते हैं। चलिए बात करेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जब हरे पौधे सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं तथा इसका उपयोग ग्लूकोज के संश्लेषण में करते हैं तो इस प्रक्रिया में होने वाली अभिक्रिया को कहा जाता है? अपचयात्मक अभिक्रिया, उपचयात्मक अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रियाएं या श्रृंखला अभिक्रियाएं? ये क्वेश्चन मेटाबॉलिज्म से है। क्या होता है? CO2 प्लस H2O सनलाइट, क्लोरोफिल आपस में जुड़ के बनाते हैं ग्लूकोज और O2 एज बाय प्रोडक्ट। यानी इसने बात की फोटोसिंथेसिस की। भाव में जाए क्या बात की? देखना यह है कि रिएक्शन में हो क्या रहा है। मैंने आपसे कहा था कि जब कोई दो पदार्थ A प्लस B आपस में जुड़ करके AB बनाते हैं तो हमेशा इसको हम उपचय कहते हैं, और जब AB टूट करके A प्लस B बना लेते हैं तो इसको हम अपचय कहते हैं। हमेशा ध्यान रखो, आज हिंदी का दिन है, हिंदी ही होगी। बताओ भाई, अपचय होगा या उपचय होगा? संगठन हो रहा बेटा, इस अभिक्रिया में संगठन हो रहा है, जुड़ रहा है सूर्य का प्रकाश। आंसर क्या आएगा? उपचयात्मक अभिक्रिया। आंसर आएगा सेकंड, उपचयात्मक अभिक्रिया। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन उपापचयी अभिक्रिया में होता है केवल जैव अणुओं का संश्लेषण, केवल कुछ जैव अणुओं का विघटन, हमारे आसपास पाई जाने वाली सभी वस्तुओं में होने वाली सभी भौतिक परिवर्तन, या जीव के अंदर होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के योगफल को उपापचय कहते हैं? जल्दी बताइए, एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, जल्दी से आंसर बताइए बेटा। देखिए बच्चों, इसका सही आंसर है 4। पिछली क्लास में बताया गया कि कोशिका के अंदर होने वाली तमाम प्रकार की संगठनात्मक और विखंडनात्मक क्रियाओं को उपापचय कहते हैं, और इन्हीं उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप जीवन के रूप में व्यक्त होता है। दोनों प्रकार की रिएक्शन हमारे शरीर में होती है, उपचय और अपचय, और दोनों को मिला करके हम कहते हैं उपापचय।
तो जीव के अंदर जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं वो सभी की सभी होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं उपापचयी अभिक्रियाएं कहलाती है। आंसर क्या आएगा इसका? 4। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। फिर से एक बार बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन, क्वेश्चन रिप्रोडक्शन से लग रहा है मेरे को। अमीबा जनन करता है। अमीबा रिप्रोड्यूस बाय रीजनरेशन, फिशन, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग। जल्दी बताओ। पुनरुद्भवन, खंडन, विखंडन और मुकुलन द्वारा। आंसर टाइप करो फटाफट फटाफट, जल्दी करो। यह है बेटा रीजनरेशन, यह है फिशन, यह है फ्रेगमेंटेशन और यह है बडिंग। सही आंसर क्या आएगा? खंडन के द्वारा। इस प्रकार का रिप्रोडक्शन मोनोसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, जैसे बैक्टीरिया, अमीबा आदि। एनसीईआरटी की लाइन थी। क्लियर हुआ? चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब सजीवों में वृद्धि किसके द्वारा होती है? कोशिकाओं के विभाजन के द्वारा, जीवित संरचना के द्रव्यमान वृद्धि में, बाह्य साधन द्वारा पदार्थ का एकत्रण करने से, या एक और दो। वेरी इजी क्वेश्चन, जल्दी आंसर बताएं बेटा। देखो आपको एक लाइन लिखाई गई थी ग्रोथ में कि द्रव्यमान में वृद्धि अथवा कोशिकाओं में वृद्धि को हम क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। तो पहले वाली बात तो बिल्कुल सही हो गई, कोशिकाओं के विभाजन के बिना तो वृद्धि संभव नहीं है। क्योंकि स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत बोला था कि कोशिकाएं हमारे शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो कोई भी रचना में अगर वर्धन हो रहा है तो वो वर्धन बिना कोशिका विभाजन के नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। अब अगर कोशिका विभाजन हो रहा है, नई कोशिकाएं बन रही हैं, तो इसका मतलब है कि द्रव्यमान बढ़ रहा है। आंसर क्या आएगा? 4। चलिए बात करेंगे अब हम लोग अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सी उत्क्रमणीय वृद्धि दर्शाता है? उत्क्रमणीय का मतलब है रिवर्सिबल, परिवर्तनशील। हिम पर्वत, बर्फ के पहाड़, जीवाणु, यूग्लिना और स्पाइरोगाइरा। जल्दी बताओ। देखो बेटा इसमें टाइम बर्बाद नहीं करना। यूग्लिना, जीवाणु और स्पाइरोगाइरा ये सब लाइव हैं, और जो लिविंग्स होते हैं इनमें जो ग्रोथ होती है वो इरिवर्सिबल होती है, अपरिवर्तनीय होती है। वो ग्रोथ हमेशा अपरिवर्तनीय होती है, बदलता नहीं। आप लंबे हो गए, छोटे नहीं हो सकते। लेकिन निर्जीव वस्तुओं में होने वाली वृद्धि हमेशा कैसी होती है? परिवर्तनीय होती है। बर्फ गिरी तो पहाड़ ऊंचा हो गया, गर्मी आई बर्फ पिघल गई, पहाड़ फिर से छोटा हो गया। तो बेटा ये जो था ना, ये है परिवर्तनीय।
तो परिवर्तनीय वृद्धि हमेशा हिम पर्वत नहीं, दिमाग में गांठ बना लो, जितने निर्जीव हैं सब में रिवर्सिबल ग्रोथ होती है, अपरिवर्तनीय सजीवों में होती है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निर्जीव पदार्थों द्वारा दर्शाई जाने वाली वृद्धि के बारे में कौन सा कथन गलत है? ग्रोथ से क्वेश्चन, वृद्धि हमेशा बाहर से होती है, वृद्धि उत्क्रमणीय होती है, वृद्धि सतह पर पदार्थ के एकत्रण के कारण होती है, वृद्धि आंतरिक होती है। गलत कथन चुनना है निर्जीवों के लिए, निर्जीवों में होने वाली वृद्धि के लिए गलत कथन चुनना है। राइट द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द नॉन लिविंग ग्रोथ। इसका क्या मतलब है कि यहां पर ग्रोथ बता रहा है कि नॉन लिविंग्स में ग्रोथ एक्सटेंसिक होती है, सही है, 100% सही है। उत्क्रमणीय होती है मतलब रिवर्सिबल होती है, ये भी सही है। और ये क्या लिखा है कि वृद्धि सतह पदार्थ के एकत्रण के कारण होती है, एक्सटर्नल सबस्टेंस के ऐड होने से होती है, ये भी सही है। गलत क्या है? गलत क्या है? गलत है वृद्धि आंतरिक होती सजीवों में। ये लक्षण किसका है? सजीवों का, निर्जीव का नहीं है। इंट्रिंसिक ग्रोथ फाउंड इन द लिविंग्स, नेवर फाउंड इन द नॉन लिविंग्स। क्योंकि नॉन लिविंग्स की ग्रोथ एक्सटेंसिक होती है, बाह्य होती है, आंतरिक नहीं होती। सही आंसर क्या आएगा इसका? 4 आएगा। निर्जीव पदार्थ दर्शाते हैं। अब इसमें आपको करना क्या है, वास्तव में सजीव और निर्जीव के बीच के अंतर को समझने की जरूरत है। यहां पर स्वजुगणन का लक्षण, उद्दीविकास, स्वनियमनकारी परस्पर क्रियातंत्र, उत्क्रमणीय वृद्धि। जल्दी बताइए आंसर। निर्जीव पदार्थों में होता है, देखिए, सेल्फ डुप्लीकेशन, इट्स मीन रिप्रोडक्शन फाउंड इन द लिविंग्स, एवोल्यूशन लिविंग्स, सेल्फ रेगुलेटरी, कोऑपरेटिव और कोऑर्डिनेटरी जो रिएक्शंस होती है वो भी लिविंग्स का ही कैरेक्टर है। रिवर्सिबल ग्रोथ जो है वो लिविंग का कैरेक्टर नहीं है, ये कैरेक्टर नॉन लिविंग का है। तो निर्जीव पदार्थ क्या दिखाते हैं? उत्क्रमणीय वृद्धि या रिवर्सिबल ग्रोथ को दिखाते हैं। आंसर आएगा बेटा 4। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए, विच इज इनकरेक्ट अबाउट द रिप्रोडक्शन, जन्म के लिए कौन सा विकल्प गलत है? एक कोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा जन्म करते हैं, जनन सभी सजीवों का अभिलक्षण है, एक कोशिकीय जीवों में जन्म तथा वृद्धि एक दूसरे से संबंधित है। जल्दी से बताइए गलत कौन सा है? एक कोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा जनन करते हैं, जनन सभी सजीवों का अभिलक्षण है, एक कोशिकीय जीवों में जनन तथा वृद्धि एक दूसरे से संबंधित है। आंसर बताइए। देखो, ये वाली बात जो ऊपर वाली है कि एक कोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा जनन करते, बिल्कुल बात सही है। आप अपना आंसर लगाइए, हम सॉल्यूशन बताएंगे और फिर मैच करिए। बातें करने से आज तक किसी को कुछ मिला नहीं, पढ़ाई करो। तो एक कोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा जनन करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। जनन सभी सजीवों का विलक्षण है, यह गलत है। क्योंकि कुछ अपवाद हैं, जैसे मूल या खच्चर, बांझ स्त्री पुरुष,
श्रमिक मधुमक्खी इनमें जनन नहीं होता है। तो सभी का विलक्षण थोड़ी हो सकता है, ये अपवाद है। ये मानते हैं कि जनन सजीवों का लक्षण है, लेकिन सभी में नहीं। और ये वाली बात तो बिल्कुल सही है कि एक कोष की सजीवों में जनन तथा वृद्धि एक दूसरे से संबंधित है। ये तो पहले ही क्वेश्चन था। बात करें अगर अगले क्वेश्चन की, तो गलत युग्म को चिन्हित कीजिए। हाइड्रा मुकुलन, चपटेक्रमी, पुनरुद्भवन, अमीबा, खंडन और ईस्ट मुकुलन। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। इस क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा गड़बड़ है जो मैंने सुधार दिया बेटा। निम्नलिखित में से क्या लिखा हुआ है, चिन्हित करिए। तो पहला तो सही है, हाइड्रा मुकुलन, चपटेक्रमी, पुनरुद्भवन, प्लेनेरिया, ये भी सही है। अब अमीबा में जो ये खंडन लिखा है, इस खंडन की जगह आपको पढ़ना है विखंडन। क्या पढ़ना है इसको पढ़ना है विखंडन, फ्रेगमेंटेशन। ये खंडन हटाओ बेटा, यही गलत है। क्योंकि हाइड्रा में बडिंग है, रीजनरेशन, प्लेनेरिया बिल्कुल सही है, फिर बडिंग, ये भी सही है। गड़बड़ क्या है यहां पर? गड़बड़ यही, यहां खंडन अगर होगा तो सही हो जाएगा, विखंडन अगर हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन, तो ये वाला युग्म जो है ये गलत हो जाएगा। गलत युग्म को चिन्हित करना था। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन कोशिका विभाजन का परिणाम नहीं है? वृद्धि, मरम्मत, उपापचय, जनन। जल्दी बताओ, सरल क्वेश्चन, इजी, बिल्कुल सही से जल्दी से बताइए। निम्न में से कौन सा कोशिका विभाजन का परिणाम नहीं है? वृद्धि, मरम्मत, उपापचय और जनन। तो इसका सही आंसर है बेटा उपापचय, क्योंकि उपापचय का परिणाम सेल डिवीजन हो सकता है, कभी सेल डिवीजन का परिणाम उपापचय नहीं होगा। बाकी वृद्धि भी सेल डिवीजन से होती है, रिपेयर भी सेल डिवीजन से होता है, और रिप्रोडक्शन भी सेल डिवीजन के थ्रू ही होगा। मेटाबॉलिज्म सेल डिवीजन का परिणाम नहीं हो सकता है, मेटाबॉलिज्म का परिणाम सेल डिवीजन हो सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा आगे से आ गया है, कोई बात नहीं। वर्गीय रूप से जातियों की ज्ञात संख्या है, लर्निंग क्वेश्चन है, याद कर लीजिए बेटा। 17 लाख या 1.7 मिलियन। लर्निंग क्वेश्चन है, अगली क्लास में कल आपको हम पढ़ाएंगे इसके बारे में। अभी तक पृथ्वी पर इतनी जातियों के बारे में जानकारी जुटाई गई, उनकी संख्या थी 17 लाख। पुनरुद्भवन किसमें देखा जा सकता है? रीजनरेशन किसमें देखा जा सकता है? कवकों में, प्लेनेरिया में, हाइड्रा में, या एक से अधिक विकल्प सही है? जल्दी बोलो। ऐसा ही एक सवाल अभी थोड़ी देर पहले मैंने कराया भी था आपको। बेटा इस क्वेश्चन के एक से अधिक जवाब सही है, क्योंकि प्लेनेरिया और हाइड्रा दोनों में इसी प्रकार का रीजनरेशन होता है। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे अब हम लोग। बस चलो खोलो। वृद्धि के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। शरीर का द्रव्यमान बढ़ना निर्जीव पदार्थों में वृद्धि का मानक है। जंतु एक निश्चित आयु तक ही बढ़ते हैं। पौधों में वृद्धि सदैव निश्चित होती है। सजीवों में वृद्धि सदैव अंदर से होती है। गलत चुनना है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अगर ये वाला नहीं बता पाए तो समझ लो कि तुम्हारे से बुद्धू कोई दुनिया में है नहीं। जल्दी बताओ। एक गलत कथन है इसमें। देखे सही आंसर कौन देता है, जल्दी बताओ। नहीं मैं बता दिया, मैंने बता दिया तो मतलब ही खत्म हो। शरीर का द्रव्यमान बढ़ना निर्जीव पदार्थों में वृद्धि का मानक बिल्कुल सही है। जंतु एक निश्चित आयु तक ही बढ़ते हैं, सही है। पौधों में वृद्धि सदैव अनिश्चित होती है, निश्चित नहीं होती है, क्योंकि थ्रो आउट ग्रोथ करते हैं पूरी लाइफ में। जंतुओं में ग्रोथ निश्चित होती है। गलत कथन थर्ड। चलिए बात करेंगे क्लास को खत्म करने की। बच्चों आज मैंने जो हिंदी में क्वेश्चन कराए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमसे बोल रहे थे सर कभी कभी हिंदी में करा दिया करो, तो मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन परेशानी होती है। और भाषा कभी भी ज्ञान नहीं हो सकती है। भाषा केवल रिस्पॉन्स करने का या अभिव्यक्ति व्यक्त करने का एक साधन है। साइंस अपने आप में एक अलग चीज है, उसे किसी भी भाषा में पढ़ा जाए बात एक ही होती। तो फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ।